हम लोगों ने कोशिश की है कि जिले के जितने भी हमारे टॉप प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, मंच सुशोभित है उनकी उपस्थिति से, तो निश्चित ही इसके पीछे एक संघर्ष छिपा है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं और तमाम उतार चढ़ाव, तमाम बैरियर्स को इनकाउंटर करते हुए आज हम सब के प्रेरणा स्रोत एक छोटे से गांव से निकलकर आज उनकी उपस्थिति से हम सभी प्रेरित हो रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ अपना बेशकीमती समय, जबकि उनका पल पल बहुत बेशकीमती है, लेकिन बच्चों के लिए, हमारे GPM के बच्चों के लिए उन्होंने सोचा, समझा और अपना बेशकीमती समय निकाला। मैं चाहूँगा उनको जब मैं आमंत्रित करूँ तो तालियों की गड़गड़ाहट से यह सभागार गूंज जाए। माननीय जिला श्री सर वैद्य जी, आप आए सर और इस अवसर पर बच्चों को प्रेरित करें, अपना मार्गदर्शन करें। जिला विरासत साहित्य कला मंच द्वारा आयोजित गोरेला पेंड्रा मरवाही के हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं, जिन्होंने जिले का मान बढ़ाया, खुद का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया और इस हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में 80% से ऊपर अंक लाकर के एक प्रसिद्धि हासिल की है। इस सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पेकरा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत राजा उपेंद्र बहादुर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय समस्त जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवीगण, जिले से आए हुए विभिन्न हायर सेकेंडरी स्कूल से सम्मानीय प्राचार्य महोदय, इस सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं के सम्मानीय पालकगण एवं आज जिनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, विशेष रूप से आप विभूति छात्र छात्राएं, कि आप लोगों ने अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम के चलते जिले का, अपने परिवार का और स्वयं का नाम रोशन किया हुआ है। किसी भी चीज को करने के लिए आज जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीच के रूप में मुझे बुलाया गया है, मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि मैं इस स्तर तक कैसे और कहाँ से पहुँचा हूँ। बट 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को, अभी तो आप लोगों ने 10th 12th पास किया है, बट और भी आगे आप लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अभी प्रथम सीढ़ी है आप लोगों के लिए और जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करने, अच्छे पदों को हासिल करने और अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। बिना लक्ष्य के संभव नहीं है। आप लोग अभी 10th में होंगे, 12th में होंगे, आपको अभी से लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि आपकी रुचि और आपकी अभिव्यक्ति किस ओर सबसे अधिक है। जरूरी नहीं है कि आप शासकीय सेवक के रूप में शिक्षक बने, पुलिस बने, डिप्टी कलेक्टर बने, तहसीलदार बने या इंजीनियर, डॉक्टर बने या कलेक्टर बने। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपकी जो भी रुचि है
आपको बचपने से जिस भी क्षेत्र में, चाहे एक कृषि का क्षेत्र हो, उद्यानिकी का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, और भी अन्य कोई भी चीज हो, जिस भी क्षेत्र में आपको रुचि हो, आपको एक लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको सतत मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कोई भी चीज संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ जितनी भी विभूतियाँ बैठी हुई है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम हो, उपाध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष जी हो, या जितने भी जनप्रतिनिधि या प्राचार्य महोदय बैठे हो, या देश के जितने भी महापुरुष बने हैं, बिना मेहनत, बिना कड़ी परिश्रम के जो है कोई भी चीज संभव नहीं है, ये आप जानते हैं। इवन आप लोगों ने 80% यहाँ पर प्राप्त की, सभी को क्यों नहीं बुलाया गया? जिले में तो मैं मैं समझता हूँ 15 से 20 हजार बच्चे होंगे, 10th 12th हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल मिला करके, लेकिन आप ही लोगों को क्यों बुलाया गया? क्योंकि आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया है और अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया गया है। तो कहने का आशय यह है कि बिना लक्ष्य के और बिना मेहनत के कोई भी चीजें संभव नहीं है। तीसरी चीज, सकारात्मक सोच। इंसान में बहुत सारी उतार चढ़ाव और बहुत सारी समस्याएं आते जाते रहती है, बट उन समस्याओं को, परेशानियों को हम जो है सकारात्मक सोच के चलते ही आगे जो है उन परेशानी से निपट सकते हैं या परेशानियों से हल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जो है किसी भी चीज पर नकारात्मक चीजें दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। और कभी कभी जैसे हम बीमार पड़ गए या हमें किसी चीज के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमें हमारे दिलो दिमाग में ये चीजें आ जाती कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत है। दुनिया की हर चीज को इंसान ने ही शुरुआत की है, इंसान ने उसका आविष्कार किया है, इंसान ने ही उस आविष्कार को प्राप्त करके जो है लोगों को सुख सुविधाएं संपन्न उपलब्ध कराई है। आत्मविश्वास, यह बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता बहुत जरूरी है। स्वयं में अगर आत्मविश्वास अगर नहीं रहेगा, हमें खुद में अपने आप में आत्मविश्वास अगर नहीं रहेगा, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो सकते। यह भी एक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हमें जो है हर चीज, किसी भी काम को करने में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इसे पूर्ण करके ही रहूंगा, पूर्ण करूंगा ही। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसी के साथ में आना शुरू हो जाती है। चौथा चीज है प्रेरणा। प्रेरणा मीन्स जब आप बचपन में आप लोग जो है प्रेरणा किससे प्राप्त करते हैं? अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब स्कूल जाते हैं तो आपको प्रेरणा किससे मिलती है? आपके गुरुजनों से, आपके शिक्षक लोगों से प्रेरणा मिलती है। जब आप कुछ और बड़े हो जाते हैं तो कुछ महापुरुषों से, कुछ विभूतियों से आप लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और अपने कुछ दोस्तों से, जो अच्छे आपके दोस्त होते हैं, उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो प्रेरणा इस प्रकार से आप लोगों को जो है अच्छी प्रेरणा के लिए आपको महापुरुषों की कहानी पढ़ते रहना चाहिए। एक दो उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा, जिसमें कि हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, खासकर डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं और देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। उनके अगर आप पढ़ेंगे तो एक छोटे से गांव से निकल करके उन्होंने पढ़ाई वगैरह जो किया है। एक मछुआरे के बेटे थे, उनके पिताजी मछुआरे थे, मछली मारते थे, और वहां से निकल करके उन्होंने जो है, उनकी हिस्ट्री काफी लंबी है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने कितने संघर्ष, कितना परिश्रम और कितना तप करके उस ऊंचाई को छुआ है। दूसरे हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं इस देश के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको कि इस देश की सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक अव्यवस्था कहिए, या एक प्रकार से इस देश की जो है सामाजिक कुरीतियों के चलते उनको जो है स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया गया,
उनके साथ में किस किस प्रकार के छुआछूत और भेदभाव नहीं किए गए। लेकिन उस व्यक्ति ने, अब आप बिलीव कीजिए, आप अपने दिलो दिमाग में सोचिए, आज आपके साथ में तो ऐसा नहीं होता होगा। होता है किसी बच्चों के साथ में कि आपको स्कूल में बैठने नहीं देता, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, या स्कूल में आपको बैठने नहीं दिया जा रहा होगा, या आपके टीचर्स जो है आपके साथ में भेदभाव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उनके साथ में आप देखेंगे कि क्योंकि इस देश में सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक अव्यवस्था थी, उसके चलते उनको बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला। प्राइमरी स्कूल में जब उनके पिताजी एडमिशन कराने के लिए गए तो उनको बड़े मुश्किल से जो एडमिशन मिला, इस शर्त पर कि आप नीच जाति से है, आपको आपका बच्चा जो है क्लास में सबसे पीछे एक कोने में, सबसे पीछे एक कोने में जो बैठेगा, किसी से न बात करेगा, न किसी से किसी चीज को छुएगा। इस प्रकार की अव्यवस्था उनके साथ में जो है अपनाई गई। और उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर, आगे चल के जो है इस संविधान की रचना की, संविधान का निर्माण किया। ये छोटी मोटी बात है। तो इस प्रकार के पुरुषों से हमें जो है सीख प्राप्त करने की आवश्यकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि लाइफ में जिस व्यक्ति ने भी अगर हार माना तो वो कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सुरेंद्र प्रसाद वैद्य, अभी वर्तमान में आपके जिला पंचायत गोरेला पेंड्रा मरवाई में सीओ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। मैं मूलतः अविभाजित क्षेत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का एक छोटा सा गांव है भेंडारा, वहां से निवास करता था। और मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मात्र 1 एकड़ जमीन थी और बहुत ही गरीब परिस्थिति से हम लोग जीवन यापन किए हुए। प्राइमरी स्कूल तो गांव में स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, बट मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के लिए मुझे 7 किलोमीटर पैदल चल करके, इवन साइकिल भी नहीं पहुंच पाती थी। जहाँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी थे वहाँ पर साइकिल भी नहीं पहुंच पाती थी। 7 किलोमीटर पैदल चल करके मैंने जो है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पढ़ाई की है। हाई स्कूल पास करने के पश्चात, उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, पुरानी मैट्रिक जो 11वीं होती थी, मैट्रिक हुआ करती थी। 11वीं जो है 11वीं को ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कहा जाता था। हाई स्कूल पास करने के पश्चात कॉलेज में एडमिशन लिया, डिग्री कॉलेज बालाघाट में एडमिशन लिया और हॉस्टल, वहाँ पर हॉस्टल में जो है मुझे एडमिशन मिल गया था, हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर पास होने के पश्चात जब सेकेंड ईयर में पहुंचा तो सेकेंड ईयर में एक वैकेंसी निकली थी टीचरशिप की वैकेंसी निकली। तो हम लोग 5-7 दोस्त लोग थे अपने गांव साइड के, हम लोगों ने सबने वैकेंसी अप्लाई किया और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में सभी बच्चे, हम लोग पाँचों के पाँचों बच्चे पास हो गए, हम टीचर बन गए। टीचर के लिए हमारा सिलेक्शन हो गया। 4 मेरे दोस्त लोगों ने ज्वाइनिंग किया टीचरशिप में। मेरा क्योंकि लक्ष्य शुरू से ही कुछ और बनने का था, मैंने घर पर कहा, माँ बाप से कहा कि मुझे अभी टीचरशिप नहीं करना है, मुझे आगे और पढ़ाई करना है, मुझे कुछ और बनना है। तो उस पीरियड में माँ बाप लोग की मान गई, चलो ठीक है बेटा, तुमको जैसा दिखता है वैसा करो। देन बीए पास किया। बीए के पश्चात एमए इकोनॉमिक्स में उत्तीर्ण होने के पश्चात विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, बैंक, रेलवे, पीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मैं जो है विभिन्न शहरों में, रायपुर हो गया, भोपाल हो गया, आपका नागपुर हो गया, नज़दीक के शहरों में जाकर के इंटरव्यू देते रहा। सफलता नहीं मिली। 2 साल मैंने बड़े मुश्किल से बेरोजगारी की बिताए। तब घर से भी माँ बाप से लताड़ पड़ना शुरू हो गई कि तेरे साथ के बच्चे, 4 बच्चे जो
टीचरशिप ज्वाइनिंग की है, वो 2 बच्चों के बाप बन गए और तू अब साले तू जो है रायपुर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल घूम रहा है। तो घर से भी जो फिर नाराजगी शुरू हो गई। देन उसके पश्चात रायपुर में एक डॉक्टर आम्बेडकर अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें कि आईएएस की कोचिंग होती थी, इत्तेफाक से मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ ज्वाइनिंग किया। 6 माह का कोर्स था कोचिंग का। 6 माह की तैयारी के पश्चात यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई और उस हॉस्टल में टोटल 54 बच्चे थे। उनमें से 13 बच्चों ने हम लोगों ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है सक्सेस किया। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सक्सेस करने के पश्चात 3 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम आई और मेंस एग्ज़ाम में 13 में से मात्र 2 बच्चे, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, 2 बच्चे मात्र पास हुए, तो इंटरव्यू तक गए, लेकिन वो भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। क्योंकि यूपीएससी और पीएससी में अंतर जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं सभी बच्चे लोग। यूपीएससी और पीएससी मीन्स स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, जिसमें कि तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स और भी 30-35 प्रकार के पद होते हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं। बट यूपीएससी मीन्स जो है अखिल भारतीय लेवल के होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें आईएएस, आईपीएस और 26 प्रकार की सेवाएं, जिसमें फॉरेन सर्विस, रेलवे की सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, इस प्रकार 26 प्रकार की सेवाओं में उसमें भर्ती होती है यूपीएससी में जो है। तो चूंकि यूपीएससी का ये पैटर्न जो है बहुत हाई होता है और पीएससी थोड़ा लो होता है, तो उसके पश्चात चूंकि यूपीएससी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो पीएससी की हमने तैयारियां शुरू की और पीएससी में के एग्जाम दिए। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हुआ। जब इंटरव्यू के लिए हम इंदौर पहुंचे, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से गया, बट उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब तो हमें इतनी निराशा हुई कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब कहाँ रहा यूपीएससी में हम प्रीलिम्स निकाल रहे हैं और एकदम लोअर कंडीशन में पीएससी जो सिलेबस होता है उसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी निराशा हाथ लगी। बट हिम्मत नहीं हारे और पुनः फिर उसी जोश और खरोश के साथ हमने तैयारी किया और सेकंड बार पीएससी अटेम्प्ट होकर के प्रीलिम्स क्लियर किए, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू में जाने के पश्चात जब रिजल्ट आया तो नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ। 1992 में नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ और नायब तहसीलदार में सिलेक्शन होने के पश्चात आज 32 साल की सर्विस कंप्लीट होने के पश्चात आज फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में सीओ जिला पंचायत गोरेला पेंड्रा में आप लोगों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बेटा ऐसा है कि अभी आप लोग 10th 12th क्लियर किए हैं। एक एजुकेशन एग्जाम अलग चीज़ होता है और कॉम्पिटिटिव, उस समय हम लोगों के समय में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। अब तो इतना कॉम्पिटिशन है। उस पीरियड में हम लोग अगर 50 से लेकर 60% लेकर के आते थे तो काफ़ी शाबाशी और होशियारी मिलती थी। अब तो 99.99 तक कंपटीशन होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत कंपटीशन आज की स्थिति में है। तो कहने का आशय यह है कि आपको सबसे पहले लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ में लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने का आशय यह नहीं है कि रात दिन मात्र पुस्तकों के पीछे पड़े रहे। अभी आप लोगों के खेलने कूदने के दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप टाइम टेबल बना लीजिए, 2-3 घंटा खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ मेल मिलाप कीजिए, सभी प्रकार की गतिविधियां कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए। और टाइम टेबल के तहत आप अगर एक दिन में कम से कम 4 घंटे भी अगर सीरियसली अगर पढ़ाई कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आपके सक्सेस को, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। आज इस समारोह में मुझे आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। निश्चित ही आपके संबोधन से ये सारे बच्चे जिनकी प्रतिभा को आज सम्मानित किया जा रहा है प्रेरित होंगे।